सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस। इसमें हम वीनस इनसफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो ब्रॉडली हम वीनस इनसफिशिएंसी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमारी वेन्स में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं हम, जिसकी वजह से ब्लड का नीचे लोअर लिम्ब में पूलिंग हो रहा हो, बैकअप हो रहा हो। या फिर जो हमारी वेन्स है उनकी वॉल या फिर वॉल्व्स जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो और हमारे जो बैकफ्लो है ब्लड का उसको प्रिवेंट ना कर पा रही हो, जिसको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। या फिर हमारे वेन की जो वॉल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन हो, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो मेनली हम इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वीनस इनसफिशिएंसी को। तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे में। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से जो हमारा वीनस रिटर्न है वो कम हो सकता है और नीचे लोअर लिम्ब में एडिमा हो सकता है ब्लड पुलिंग की वजह से। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम वर्चोस्ट्राइड से बता सकते हैं। तो पहला रिस्क फैक्टर है जो वर्चोस्ट्राइड के अंदर आता है वो है स्टेसिस। स्टेसिस मतलब जो ब्लड का फ्लो है अब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, रुक गया है हमारे, जैसे मान लेते हैं लोअर लिम्ब में। और ये हो सकता है जनरली लॉन्ग टाइम एक ही पोजीशन में रहने से या फिर बेड रिडन पेशेंट्स में। जो पेशेंट लंबे टाइम तक बेड रिडन रहते हैं उनका एंकल फुट पंप आप कराते हो रेगुलरली, इसीलिए ताकि जो ब्लड है वहाँ पे इकट्ठा ना हो। और अगर ब्लड वहाँ पे इकट्ठा होता है तो ये रिस्क फैक्टर होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, जिसका मतलब है कि जो अब हमारा ब्लड है उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है, उसकी थिकनेस बढ़ गई है। तो जो हमारे ब्लड की कंपोनेंट है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ फैक्टर्स या कुछ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमारी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ सकती है, फाइब्रिन कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अगर किडनी में कोई दिक्कत हो तो भी हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम भी ये चीज़ हो सकती है। और कैंसर में या बर्न्स में भी ये चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है हाइपर कोएगुलेबिलिटी के लिए, और ये जो है ये इंक्रीज करता है रिस्क हमारे डीवीटी का। अब जो थर्ड आता है वर्चोस्ट्राइड में वो है इंजरी टू एंडोथीलियम। तो इंजरी टू एंडोथीलियम हो सकती है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर से, या फिर इंट्रावेनस कैथेटराइजेशन से, या फिर हमारे वेन्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखेंगे, या फिर शेयर स्ट्रेसेस से, जैसे कि हाइपरटेंशन में हम देख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। इन सब के जो ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स कैन कॉज venous stasis, hypercoagulability and injury to endothelium, और इन तीनों की वजह से डीवीटी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब सेकंड जो कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पे वो है वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स में मैंने आपको बताया या तो वेन्स के जो वॉल्व हैं या वेन्स की जो वॉल है उनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो ब्लड है वो ऊपर अच्छे से पंप नहीं हो पाता और नीचे जो हमारी वेन्स है उधर इकट्ठा होने लगता है, और वहाँ पे जो हमारी वेन्स है वो बाहर की साइड को बल्ज हो जाती है, टॉर्चरस दिखती है हमको, उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो जनरली जो हमारी वेन्स है उनके अंदर वन वे वॉल्व होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो को प्रमोट करते हैं, और जो रेट्रोग्रेड फ्लो है, जो बैक फ्लो है ब्लड का, उसको प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे जो वॉल्स हैं जब वो खुलते हैं तो ब्लड जो है वो ऊपर की साइड पंप होता है, और जैसे ही हमारी मसल रिलैक्स करती है जो हमारे वॉल्व है वो बंद हो जाते हैं इस तरीके से, और जो अब बैक फ्लो आ रहा है ब्लड का वो रुक जाता है इन वॉल्व की वजह से, हेल्दी जो नॉर्मल हमारे वॉल्व्स होते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, जो हमारे वेन की वॉल्स हैं और वॉल्व दोनों, ठीक है, दोनों अगर इनकॉम्पिटेंट हो, दोनों की जो हमारी वेन की वॉल्व है वो डायलेशन की वजह से थोड़ा उसका डायमीटर बढ़ गया हो, और जो हमारी वॉल्व है अब वो अच्छे से बंद नहीं हो पा रही हो, तो अब जो ब्लड का बैक फ्लो है वो होएगा, और बैक फ्लो होने की वजह से नीचे ब्लड पूल होने लगेगा हमारे लेग में। तो हमारा जो लोअर लिम्ब में वेन्स का सिस्टम होता है उसमें डीप वेन्स होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, और इन दोनों वेन्स को जो कनेक्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं परफोरेटिंग वेन। सो वी हैव सुपरफिशियल वेन, वी हैव डीप वेन्स, और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है वो है हमारी परफोरेटिंग वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स हमारी मसल के बाहर जो भी लेयर्स है, हमारी फैट की लेयर्स है, वहां पे होती हैं। डीप वेन्स हमारी मस्कुलर लेयर के अंदर होती हैं, और परफोरेटिंग वेन्स इनके बीच में होती है। तीनों में ही हमारे वन वे वॉल्व लगे हुए हैं।
तो अब जैसे ही हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो हमारी काफ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो हमारे डीप वेन है उसका जो सर्कमफेरेंस है उसको कम करेगी। तो जो हम इस प्रेशर की वजह से जो हमारे मसल ने एक्सर्ट किया है उसकी वजह से जो वेन का प्रेशर है वो बढ़ेगा। वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो वॉल्व है आप खुलेंगे, ठीक है। जैसी जो वेन है वो दबेगी तो वॉल्व जो है वो खुलेंगे। वॉल्व खुलेंगे तो जो यहाँ पे जो ब्लड था वो ऊपर की साइड को जाएगा अब, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ का ब्लड खाली हुआ, क्योंकि अब मसल ने पंप कर दिया है, ब्लड ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे ब्लड खाली हो जाएगा। तो जो भी ब्लड हमारे सुपरफिशियल वेन्स में होगा अब वो परफोरेटिंग वेन्स के थ्रू इस एरिया को फिल करेगा। और जो अब जैसे ही मसल रिलैक्स करेगी, मसल ने रिलैक्स किया, ये जो हमारे वॉल्व हैं ये बंद हो गए। वॉल्व बंद होने की वजह से अब जो बैक फ्लो है वो रुक जाएगा ब्लड का, ठीक है। तो दोबारा से अब मसल पंप करेगी, जो यहाँ ब्लड वापस से सुपरफिशियल वेन से इधर आया था और डीप वेन में जो बाकी आ ही रहा है आर्टरीज से, वो पंप होके दोबारा ऊपर जाएगा। फिर वापस से हमारे वॉल्व बंद हो जाएंगे, बैक फ्लो को रोकेंगे। जो सुपरफिशियल वेन का ब्लड है वो डीप वेन में आएगा, वापस से जो काफ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड ऊपर जाएगा और यहाँ पे एरिया खाली होता रहेगा। तो ये चलता रहेगा। और जब ये वॉल्व्स अच्छे से काम नहीं करते परफोरेटिंग वेन्स के या डीप वेन्स के, तो ये जो रिलैक्सेशन के टाइम पे जब काफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, जब वॉल्व हमारे बंद हो जाते हैं, तब बैक फ्लो को रोकते हैं हेल्दी वॉल्व्स। पर जब ये वॉल्व्स अच्छे से काम नहीं करते तो नीचे ब्लड इकट्ठा होता रहता है, हार्ट की तरफ को नहीं जाता, वीनस रिटर्न जो है हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन्स में यही। अब वेरिकोज वेन्स किस किस वजह से हो सकता है, ये जो अब मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारी डीप वेन है, इधर अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए तो ये ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ऊपर जाने से। जब कहते हैं काफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ब्लड जो है नीचे इकट्ठा होता रहेगा। या फिर जो हमारे वॉल्व्स हैं वो खराब होने लगे ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, या फिर कोई भी स्ट्रेस जो हमारी वेन में आ रहा है, या फिर ड्यू टू थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ड्यू टू इन्फेक्शन, तो वेरिकोज वेन्स हो सकता है, ठीक है। या फिर जो हमारी बाहर की क्लोथिंग है उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो सकता है। अब आ जाते हैं हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पे। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है वेन की वॉल्व में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो सकता है ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। तो किसी भी रीजन की वजह से हमारी जो वॉल्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है और ये फिर डायरेक्टली कॉज कर सकती है वेरिकोज वेन्स। डीवीटी भी जो है वो डायरेक्टली कॉज कर सकती है वेरिकोज वेन्स। अब जो साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल टेस्ट हमने आर्टीरियल इनसफिशिएंसी के लिए पढ़े थे, वही हम वीनस इनसफिशिएंसी के लिए देखते हैं कि पेशेंट में क्या देखने को आपको मिलेगा अगर पेशेंट को इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होती है, मेनली वेरिकोज वेन्स अगर होता है तो पहला कॉमन सिम्टम जो है वो है वेरिकोसाइटिस। वेरिकोसाइटिस जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे ब्लड की पूलिंग होने की वजह से जो हमारी वेन्स दिख रही हैं डायलेटेड, उसको हम वेरिकोसाइटिस बोलते हैं। दूसरी चीज टेलेंजेक्टियासिस, इसका मतलब है विजिबली डायलेटेड माइक्रोवेस्कुलेचर, मतलब जो आपका माइक्रोवेस्कुलेचर होता है, आर्टेरियोल्स होती है, वेन्यूल्स होती हैं, वो दिखने लगती है। वेन्यूल्स आपको ब्लू कलर की दिखेंगी और आर्टेरियोल्स आपको रेड कलर की दिखेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि हमारा हुआ है नीचे ब्लड इकट्ठा होने की वजह से। इसके अलावा आपको एट्रोफी ब्लांच दिख सकता है। एट्रोफी ब्लांच इसीलिए क्योंकि अब वहाँ पे जो ब्लड है इकट्ठा हो रहा है, आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंप्रेस कर रहा है और उनकी जो ब्लड सप्लाई है उनको अच्छे से मिल नहीं पा रही, तो वहाँ पे वाइट पैचेस आपको दिखने को मिलेंगे स्किन में, जिसको हम बोलते हैं एट्रोफी ब्लांच। उसके अलावा यहाँ पे हमने आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में भी हमको एट्रोफी देखने को मिल सकती है। जो हमारा मसल्स है उनकी एट्रोफी हमको देखने को मिल सकती है क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे अच्छे से नहीं पहुँच रही है। तो आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में जब आप पेशेंट का नीचे सोल चेक करोगे तो जो डिजिट्स है, डिजिट्स के नीचे वाली जो स्किन है वो आपको वहाँ पे एट्रोफी देखने को मिलेगी मसल्स की, तो आपको पेंसिल शेप डिजिट्स देखने को मिलेगी और प्लांटर सरफेस पे भी आपको एट्रोफी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें हम नेक्स्ट आता है एडीमा। एडीमा अगर वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड पूल हो रहा है वहाँ पे, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और जो आपका जो ब्लड के कंपोनेंट है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होने लगेंगे, जिसकी वजह से एडीमा होगा। ये अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फ एडीमा में। उसके अलावा हम देखते हैं हीमोसिड्रोसिस। तो हीमोसिड्रोसिस होता है पिगमेंटेशन जो हमारे स्किन के ऊपर आती है। तो जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है हमारे लोअर लिम्ब में, तो जो आरबीसीज हैं वो लीक आउट होने लगते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब आरबीसीज के अंदर होता है हमारा हीम, जिसके अंदर आयरन कंपोनेंट है। तो हीमोसिड्रिन जो है उसके अंदर आयरन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, और जब
इन डेड आरबीसीज को जो मैक्रोफेजेस है वो इनगल्फ करते हैं, तो मैक्रोफेजेस इन्हीं का कलर ले लेते हैं जो कि है रेड पिगमेंट और रेड या ब्राउन पिगमेंट। तो हमारे स्किन में ब्राउन पिगमेंटेशन देखने को मिलती है जब हीमोसिड्रोसिस होता है, जब जो है वेन्स की वजह से वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं इन पेशेंट में, हीमोसिड्रोसिस। और ये सारा का सारा जो है कलर चेंजेस में आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कलर चेंजेस की बात करी थी, तो ये सारे कंपोनेंट आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कलर चेंजेस में। वहाँ पे जो स्किन है सेम इसी की तरह ड्यू टू एडिमा की वजह से वहाँ पे जो स्किन है वो बहुत ही ब्रिटल हो सकती है। कलर चेंजेस मैंने आपको बताया, ट्रॉफी ब्लांच आपको देखने को मिल सकते हैं और विजिबली डायलेटेड वेन्स आपको देखने को मिल सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है वो है लाइपो डर्मेटो स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अपीयरेंस है हमारे लेग की वो इन्वर्टेड शैम्पेन की जो बॉटल होती है उसकी तरह दिखती है। तो इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल की तरह दिखती है। और ये लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस होता कैसे है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। सो आई हैव मेड अ फ्लो चार्ट ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी कंडीशन की वजह से नीचे प्रेशर बढ़ सकता है हमारी वेन्स में, क्योंकि ब्लड अब ऊपर जा नहीं रहा है। इंक्रीज प्रेशर की वजह से अब जो पोर्स होते हैं हमारे वेन की वॉल्स में वो बढ़ जाते हैं, और जो कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर रहने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए, वो बाहर आने लगते हैं। तो उनमें से जो फाइब्रिनोजन है वो बाहर आने लगता है, जो ब्लड का प्रोटीन है। ऐसे ही जो लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आने लगते हैं, जो साइटोकाइन्स है वो ज़्यादा आने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे बढ़ जाती है, फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और जो वहाँ का माइक्रोवेस्कुलेचर है वहाँ पे उनको कोट करने लगता है, ठीक है, जो फाइब्रिन है। अब इसकी वजह से जो आसपास के टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता अच्छे से, हाइपॉक्सिक कंडीशन वहाँ पे जनरेट होती है, और टिश्यूज़ में कोलेजन सिंथेसिस बढ़ जाता है। कोलेजन सिंथेसिस बढ़ने की वजह से जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट है, जो लेयर है हमारी, वहाँ पे फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस, जो कि आपको वीनस इंसफिशिएंसी में देखने को मिल सकता है। और इसमें जो अपीयरेंस होता है इन्वर्टेड शैम्पेन बोतल साइन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे जो देख के आप पता कर सकते हैं पेशेंट में। अब एक टेस्ट देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इतने सारे टेस्ट देखे वीनस इंसफिशिएंसी के लिए भी, तो वेरिकोज वेन्स के लिए एक टेस्ट होता है ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, जो कि हमारा जो सेफेनोफेमोरल जंक्शन है वहाँ पे अगर इनकॉम्पिटेंस है हमारे वेन्स की, तो हम उसको चेक कर सकते हैं थ्रू ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें क्या क्या हम करते हैं। तो ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट को हम, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको ब्रॉडी ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। पहला है नील टेस्ट। नील टेस्ट तब आता है जब हमारी जो सुपरफिशियल और डीप वेन्स है दोनों कॉम्पिटेंट होती है, दोनों बिल्कुल ठीक होती हैं। तो पेशेंट को पहले हम सुपाइन लाइन में लेटाते हैं और जस्ट नी के ऊपर एक टॉर्निकेट बांधते हैं जहाँ पे सेफेनोफेमोरल जंक्शन होता है, जहाँ पे जो सेफेनस वेन है वो फेमोरल वेन में आके जुड़ती है। तो वहाँ पे हम एक टॉर्निकेट बांध देते हैं, और टॉर्निकेट ढीला बांधते हैं, टाइट नहीं बांधते, इतना ढीला बांधते हैं कि जो हमारी सुपरफिशियल वेन से सिर्फ वही ऑक्लूड हो, डीप वेन ऑक्लूड ना हो। तो सुपाइन लाइन में लेटे लेटे अब जो नीचे वेन्स है वो खाली हो जाती हैं, और हम पेशेंट को फिर खड़े होने को बोलते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे वेन्स है वो धीरे धीरे फिल होने लगती है, क्योंकि हमारी दोनों वॉल्व, जो दोनों वेन्स है, सुपरफिशियल और डीप वेन्स, दोनों ठीक है, तो एकदम से ब्लड नीचे नहीं आएगा। वॉल्व जो हैं उनके रेट्रोग्रेड फ्लो को रोक रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्लड जो है फिल होगा। 30 से 35 सेकंड तक नॉर्मल ब्लड की फिलिंग होगी। और अगर हम टॉर्निकेट को खोल भी देते हैं तो भी जो ब्लड की फिलिंग है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो तब भी धीरे धीरे होती रहेगी। इसको बोलते हैं हम नील टेस्ट, जो नॉर्मल टेस्ट है। उसके बाद आता है पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसीजर करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप पेशेंट को खड़े होने को बोलोगे तो 30 से 35 सेकंड तक कोई भी वीनस फिलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, या बिल्कुल मिनिमल वीनस फिलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स है आपने उनको ऑक्लूड कर दिया है, और अब उनकी जो यहाँ से जो ब्लड फ्लो आना था वो बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है अब, ठीक है। और जैसे ही आप टॉर्निकेट हटाते हो तो रैपिड फिलिंग होती है हमारे जो वेन्स हैं उनकी। तो रैपिड फिलिंग इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आपने टॉर्निकेट खोला, ये उस जो इनके वॉल्व्स है वो खराब होने की वजह से इस बैक फ्लो को रोक नहीं पाई, और जल्दी से अब हमारा जो सुपरफिशियल वेन्स है वो फिल हो जाती हैं।
तो पॉजिटिव टेस्ट आपको बताता है कि जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट में क्या होता है, जब आप पेशेंट को खड़े होने को बोलोगे तो 30 से 35 सेकंड तक नॉर्मल फिलिंग होगी, और जैसे ही आप टॉर्निकेट हटाओगे तो फिलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिलिंग इंक्रीज क्यों होगी वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वॉल्व्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट है अब। लेकिन जब पेशेंट खड़ा हुआ था तब नॉर्मल फिलिंग क्यों हो रही थी? नेगेटिव वाले टेस्ट में नॉर्मल फिलिंग तब इसीलिए हो रही थी क्योंकि जो हमारी परफोरेटिंग वेन्स हैं या डीप वेन्स हैं उनके जो वॉल्व हैं वो यहाँ पे खराब हो सकते हैं या इनकॉम्पिटेंट हो सकते हैं। जब आपने पेशेंट को खड़ा किया तो ये वॉल्व खराब होने की वजह से, क्योंकि सुपरफिशियल वेन को आपने अक्लूड कर रखा है, ये बंद है यहाँ से, लेकिन ये वॉल्व खराब होने की वजह से जो बैक फ्लो है डीप वेन का वो इधर आया और सुपरफिशियल वेन में बढ़ता रहा। तो 30 से 35 सेकंड तक नॉर्मल ब्लड की फिलिंग होगी, जो कि नील टेस्ट में भी आपको देखने को मिला था। लेकिन जब हम टॉर्निकेट हटाते हैं तो नील टेस्ट में कोई भी जो फिलिंग है वो तेज नहीं हुई, स्पीड अप नहीं हुई, लेकिन इस वाले में जो फिलिंग है वो तेज हो जाएगी। तो नेगेटिव टेस्ट ये बताएगा कि जो आपकी परफोरेटिंग वेन्स हैं या डीप वेन्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, और पॉजिटिव टेस्ट आपको बताता है कि जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स है वो इनकॉम्पिटेंट हो सकती है। फिर आता है डबल पॉजिटिव टेस्ट, जिसमें जो हमारी सुपरफिशियल और डीप वेन है दोनों ही इनकॉम्पिटेंट है, दोनों के ही वॉल्व अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, जब आप पेशेंट को खड़े होने को बोलोगे तो टॉर्निकेट बंधे हुए भी जो फिलिंग है वो रैपिड रहेगी, और जब आप टॉर्निकेट हटा दोगे तो और ज़्यादा आपको जो वेन्स है वो और ज़्यादा विजिबल दिखेंगी, वहाँ पे डिस्टेंशन होने लगेगा वेन्स का। तो जब आपने पेशेंट को खड़ा किया तो इधर अक्लूजन था, ठीक है, और नॉर्मली अगर हम खड़े भी होते हैं तो एकदम से ब्लड नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी दोनों जो वॉल्व हैं वो ठीक है, लेकिन इस केस में डबल पॉजिटिव में एकदम से रैपिड फिलिंग हुई टॉर्निकेट बंधे हुए भी, तो आपके मतलब सुपरफिशियल और जो डीप वेन है दोनों काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और टॉर्निकेट हटाने के बाद जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो भी खराब थी, तो इसका भी जो अब ब्लड है जहाँ से वो ऑक्लूड हो रखा था वो भी तेज नीचे आया, और जो हमारी अब वेन्स है वो डिस्टेंड हो गई नीचे। तो ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए, और खासकर सेफेनो-फेमोरल जंक्शन पे ये जो इनसफिशिएंसी है, इनकॉम्पिटेंसी है वॉल्व की, वो देखने के लिए। नील नॉर्मल टेस्ट, पॉजिटिव में सुपरफिशियल वेन्स की इनकॉम्पिटेंस, नेगेटिव में परफोरेटिंग वेन्स की इनकॉम्पिटेंस, और डबल पॉजिटिव में सुपरफिशियल और डीप और परफोरेटिंग तीनों की इनकॉम्पिटेंस। अब यहाँ पे ऐसे ही जैसे टेम्परेचर में मैंने लिखा था कोल्ड टेम्परेचर, और इसमें कोल्ड के साथ साथ वार्म भी हो सकता है। जो हमारे आर्टीरियल इनसफिशिएंसी होती है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स वेजोडाइलेशन जो होती है उसकी वजह से, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज जनरली हमको देखने को मिलती है, लेकिन वार्म भी मिल सकती है। लेकिन वीनस इनसफिशिएंसी में हमको वार्म एक्सट्रीमिटीज फील होंगे अगर वहाँ पे वीनस इनसफिशिएंसी हो या फिर ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हो ड्यू टू वेन फेलियर। तो हमने वेनस इनसफिशिएंसी के लिए भी साइन, सिम्टम्स एंड क्लिनिकल टेस्ट देख लिए हैं। अब जो हमारा रह गया था अल्सर वाला पार्ट कि आर्टीरियल इनसफिशिएंसी और वेनस इनसफिशिएंसी दोनों में अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो दोनों के अल्सर्स कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से वो हम देख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आर्टीरियल अल्सर, वेनस अल्सर कैसे अलग होते हैं डायबिटिक अल्सर से। तो सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। आर्टीरियल अल्सर्स का रीजन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से पहुँच नहीं रहा है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, तो कोई भी जहाँ पे भी प्रेशर पड़ता है आपके किसी भी रीजन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी हाइपोक्सिक कंडीशन है, ऑलरेडी वहाँ की स्किन बहुत थिन हो चुकी है, ऑलरेडी वहाँ का मस्कुलेचर एट्रोफिड है, तो बहुत इजीली अल्सर वहाँ पे बन सकते हैं। वीनस अल्सर का जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है ब्लड पूलिंग की वजह से, तो जो वहाँ का आसपास का सेलुलर साइटोस्केलेटन है वो डिसरप्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वीनस अल्सर्स हो सकते हैं। अब डायबिटिक अल्सर अगर हम देखें, डायबिटिक अल्सर को कैसे अलग करेंगे, उसका जो रीज़न है वो कैसे अलग है। तो डायबिटिक अल्सर में भी जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके, वहाँ पे जो है अल्सर्स फॉर्म होते हैं, और डायबिटिक अल्सर का रीज़न होता है मोटर और सेंसरी डेफिसिट। मोटर डेफिसिट की वजह से डिफॉर्मिटीज बनने लगेगी हमारे लोअर लिम्ब में, और सेंसरी डेफिसिट की वजह से जो अब एक पॉइंट पे ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है या ऑलरेडी वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सेंसरी डेफिसिट की वजह से पेशेंट को पेन पता नहीं चलेगा वहाँ का। अगर पेन पेशेंट को पता नहीं चलेगा तो बार बार वो एरिया इंजर्ड होता रहेगा, और जो मोटर डेफिसिट है उसकी वजह से ऑलरेडी डिफॉर्मिटीज ऐसी बन चुकी है कि किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अब मोटर डेफिसिट और सेंसरी डेफिसिट इन दोनों की वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे बढ़ेगा, और जो
प्लांटर सरफेस है हमारा वहाँ की एट्रोफी होने लगेगी और फिर लास्ट में अल्सर वहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। तो अब लोकेशन देख लेते हैं, आर्टीरियल, वेनस और डायबिटिक अल्सर कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो आर्टीरियल अल्सर जनरली प्रेशर पॉइंट्स, जहाँ पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है वहाँ पे होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स के अलावा ये अंडर द टो नेल्स हो सकते हैं या अपाइजेस ऑफ टोज में हो सकते हैं। मैंने कहा था जो फुटवेयर हम पहनते हैं उनकी वजह से आर्टीरियल अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। वीनस अल्सर्स लेटरल 1/3 ऑफ द लेग में आपको देखने को मिल सकते हैं, नीचे की साइड, सॉरी लोअर 1/3 नीचे की साइड। और ये देखा गया है कि जो मीडियल मेलियोलस है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू लेटरल मेलियोलस वाली साइड। और इधर जो है आपका आर्टीरियल अल्सर में लेटरल मेलियोलस जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड आपको देखने को मिल सकता है। अब जो ये डायबिटिक अल्सर है, डायबिटिक अल्सर भी आपको फुट के नीचे देखने को मिल सकता है प्लांटर सरफेस पे। इनके जो अल्सर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो जनरली जो आर्टीरियल अल्सर होता है वो ड्राई होता है और वीनस अल्सर जो है वो वेट होता है। वीनस अल्सर शैलो होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता, और इसमें जो एजेस होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं और इसमें पंच्ड आउट होते हैं। जो एरिया है, जो बाउंड्री है वो इसकी वेल डिमार्केटेड होती है और इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिमार्केटेड नहीं होती। और जो एक्सुडेट है, जनरली आर्टीरियल अल्सर में एक्सुडेट नहीं बनता और जो वीनस अल्सर है उसमें एक्सुडेट बनता है। पर अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए आर्टीरियल अल्सर में तो एक्सुडेट बन सकता है। जो डायबिटिक अल्सर है, डायबिटिक अल्सर में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और वहाँ पे भी हाई चांसेस हैं इन्फेक्शन के, तो वहाँ पे एक्सुडेट भी आपको देखने को मिल सकता है। और डायबिटिक अल्सर में भी जो एजेस होते हैं वो पंच्ड आउट आपको देखने को मिलेंगे आर्टीरियल अल्सर की तरह। अब पेन जो है, पेन आर्टीरियल अल्सर्स में सीवियर होता है, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट होता है। और डायबिटिक अल्सर्स में पेन आपको फील नहीं होता ड्यू टू सेंसरी डेफिसिट्स। और आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में जब आप ये बर्जर्स टेस्ट करते हो, वीनस फिलिंग टाइम जो नोट करते हो, जब आप पेशेंट का लेग एलिवेट करते हो तो लेग एलिवेशन में जो आर्टीरियल अल्सर का पेन है वो इंक्रीज हो जाता है। स्किन चेंजेस हमने देखे यहाँ पे, स्किन चेंजेस जो है, पेल स्किन आपको दिख सकती है, शाइनी स्किन आपको यहाँ पे दिख सकती है और हेयर लॉस आपको देखने को मिल सकता है। वीनस इनसफिशिएंसी में जैसे कि हमने देखा हेमोसिड्रोसिस आपको दिख सकता है और लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस आपको दिख सकता है। और जो आपका डायबिटिक अल्सर है वहाँ पे जो अल्सर फॉर्म हो रखा है उसके बाहर आपको एट्रोफी देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर चेंजेस हमने देखा, यहाँ पे आपको वार्म या कूल दोनों दिख सकता है। वीनस अल्सर में आपको वार्म देखने को मिलेगी और जो डायबिटिक अल्सर्स है उसमें भी वार्म देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ रखी है, वो है एडीमा, क्योंकि एडीमा किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है और मेनली अभी हम यहाँ पे देख रहे थे ड्यू टू वेरिकोज वेन्स या फिर डीबीटी की वजह से एडीमा हो सकता है। और लिम्फ एडीमा भी होता है। लिम्फ एडीमा मतलब जब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम इस एडीमा को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो एक बार एडीमा क्या होता है, एडीमा की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं और कौन कौन से रीजंस जो हैं उनकी वजह से एडीमा हो सकता है वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल आपको पता होगा हमारी आर्टरीज होती हैं, फिर जो टिश्यूज है टिश्यू लेवल पे वहाँ पे आर्टरीज और छोटी छोटी हो जाती है जिनको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं। फिर वहाँ पे कैपिलरीज बनती है, फिर वेन्यूल्स होता है, फिर वेन्स आता है हमारा। और बाहर जो सेल के बाहर है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होता है बहुत सारा। और इस फ्लूइड को, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको हमारे लिम्फेटिक सिस्टम लेके जाता है और वापस से वेन्स में एम्प्टी करता जाता है। ठीक है, अब जनरली यहाँ से ब्लड जा रहा है, ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है, आर्टरीज के ब्लड जो भी ये प्रेशर है, जितना भी जिस भी प्रेशर से हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर आने लगता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो इन पोर्स से बाहर नहीं आ पाती, जैसे कि हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या फिर जो प्रोटीन्स हैं हमारे वो ब्लड में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। बाकी जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो बाहर आ सकता है। लेकिन हमने देखा इन दोनों ही कंडीशंस में, खासकर इसमें जो ये पोर्स हैं ये बड़े हो जाते हैं और ये जो प्रोटीन्स है, आरबीसीज है, वो भी यहाँ से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी जनरली नॉर्मली जो प्रोटीन्स हैं, आरबीसीज हैं, वो बाहर नहीं आते और प्रोटीन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे आया है उसमें से जो कुछ फ्लूइड है वापस से हमारे ब्लड के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर।
ठीक है। जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है वाटर को, और वाटर यहाँ से वापस ऊपर जाने लगता है। जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो वापस ऊपर जाने लगता है ड्यू टू ऑनकोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर आर्टरीज में, उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ब्लड का कुछ कंपोनेंट बाहर आता है और वही कंपोनेंट वापस अंदर जाता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर जो है इक्वल होते हैं, एक दूसरे को मेंटेन कर रहे होते हैं। और अगर कुछ यहाँ पे फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको लेके वापस वेन्स में दे देता है। पर अभी मैंने आपको बताया वेनस इनसफिशिएंसी में ये जो पोर्स हैं ये बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से हमारे आरबीसीज बाहर निकल सकते हैं, हमारे प्रोटीन्स जो है वो बाहर निकल सकते हैं। आरबीसीज बाहर निकलते हैं तो मैंने आपको बताया हीमोसिड्रोसिस होता है। अभी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स अगर यहाँ बाहर आने लगेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे वो कम होने लगेगा, ठीक है। प्रोटीन्स बाहर आएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ कम होगा, तो जो वापस से जो फ्लूइड है वापस ऊपर जा रहा है वो कम से कम जाने लगेगा। अब तो ड्यू टू increased hydrostatic pressure and due to decreased oncotic pressure interstitial fluid जो है वो बढ़ जाएगा। increased hydrostatic, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे आएगा, और अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो कम से कम फ्लूइड ऊपर जाएगा। तो इन दोनों रीजंस की वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड का कंटेंट है वो बढ़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं एडीमा। अब इस जो ये बढ़ा हुआ फ्लूइड है उसको हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ले जाएगा। तो अब इन दोनों के बढ़ने का रीज़न हम देख लेते हैं। तो इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रीज़न हो सकता है हमारा हार्ट फेलियर। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो हमारा जो ब्लड है वो नीचे बैकअप होने लगेगा और यहाँ से जो ब्लड है पीछे की साइड आएगा और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। या फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत फोर्सफुली जो है ब्लड को पंप कर रहा है, जो कि हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मिल सकता है। तो या तो हार्ट बहुत ज्यादा तेज ब्लड पंप कर रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ सकता है, या फिर ब्लड बैकअप हो रहा है ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर तो हार्ट की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ सकता है। डीवीटी है अगर, तो डीवीटी की वजह से ब्लड नीचे बैकअप होगा जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ सकता है। अगर एक्सटर्नल कंप्रेशन हमने पहन रखा कोई तो उसकी वजह से भी ब्लड जो है नीचे बैकअप होने लगेगा वेन्स के थ्रू और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। ऑनकोटिक प्रेशर कम होने का रीजन हो सकता है ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे हैं ये कम हो जाए। प्रोटीन्स अगर यहाँ कम हो जाएंगे तो जो वापस फ्लूइड जा रहा है वो कम से कम जाएगा। तो या तो जो ये प्रोटीन्स है लिवर बनाते तो या तो लिवर जो है ये प्रोटीन इतने अच्छे से बना नहीं पा रहा है, या फिर जो किडनी है किडनी इन प्रोटीन्स को एक्सक्रीट कर दे रही है, ठीक है। तो इन दोनों रीजन की वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम हो सकता है। और तीसरा माल न्यूट्रिशन ही इतना नहीं है हमारी बॉडी में कि वो इन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवा सके। तो इन दोनों ही रीजन की वजह से मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा जिसको हम बोलते हैं एडीमा इंटरस्टिशियल स्पेस में। और अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ता है तो उसको लिम्फेटिक सिस्टम ले जाता है हमारा, लेकिन धीरे धीरे ये जो सारी कंडीशंस है हमारा एडीमा और वेनस इनसफिशिएंसी और आर्टेरियल इनसफिशिएंसी ये एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये जो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ रहा है इसकी वजह से भी ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका जो फंक्शन है वो बेकार हो सकता है, वो कम हो सकता है। और अगर लिम्फेटिक सिस्टम ऑलरेडी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बिना आर्टेरियल इनसफिशिएंसी या बिना वेनस इनसफिशिएंसी के भी एडीमा हो सकता है जिसको हम लिम्फ एडीमा बोलते हैं। तो लिम्फ एडीमा हो सकता है या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। तो प्राइमरी लिम्फ एडीमा हो सकता है ड्यू टू कंजेनाइटल रीजंस की बचपन से ही जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, उसका माल फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंडरी कॉज हो सकता है ये सारे कॉजेज जो मैंने आपको बताए, या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ही ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे तो लिम्फ एडीमा हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी लिम्फ एडीमा का वो है फिलेरियासिस, ठीक है। तो इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ एडीमा हो सकता है, और या फिर आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है। आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर में लिम्फ एडीमा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट या तो जो लिम्फ नोड्स है उनके रिमूवल की वजह से लिम्फ एडीमा हो सकता है, सेकेंडरी लिम्फ एडीमा, या फिर जो रेडिएशन ट्रीटमेंट हम देते हैं उसकी वजह से लिम्फ एडीमा हो सकता है। तो लिम्फ एडीमा अलग है, एडीमा अलग है। एडीमा इन सब रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं करे तो हम उसको लिम्फ एडीमा बोलते हैं, और जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं।
सो वी हैव कंप्लीटेड वस्कुलर असेसमेंट। तो होप अगली बार अगर आप पेशेंट देखें और आपको न्यूरोजेनिक और वेस्कुलर क्लाउडिकेशन के बीच में डिफरेंस देखना हो तो आप ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स सब देख सकते हैं और क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर पेशेंट किसी और प्रॉब्लम के साथ भी आपके पास आए तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करना भी आपको आना चाहिए। आप अगर पेशेंट को लेग की एक्सरसाइज करा रहे हो फॉर सम अनदर रीजन और ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलते हैं तो आप अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को रेफर कर सकते हैं फिजिशियन के पास, ताकि उनको अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी कंडीशन के बारे में उनको पता चल सके। और क्या पता ये वाली जो कंडीशंस हैं ये भी उनका जो मैकेनिकल कॉज है, जो मस्कुलर कॉज है जिसके लिए आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये भी उसमें एक रिस्क फैक्टर हो या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।